नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरु 1602 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप यूपी टेट, सी टेट अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उनसे अवश्य जुड़ सकते हैं। आज हम लोग संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत संविधान की अनुसूचियाँ और भाग दोनों ही पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। प्रथम अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, दोस्तों यहाँ पर 29 राज्य लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दोस्तों, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित अथवा संघ शासित प्रदेश हैं। विशेष बात यह है, नोट करके लिखा है, संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और प्रथम अनुसूची में आपका संघ और राज्य क्षेत्रों का वर्णन आपको मिलेगा। दूसरी अनुसूची है आपकी, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, कौन कौन से पदाधिकारी हैं दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि, इन सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, इनको प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची को आप कह सकते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों का वेतन भत्ता क्या रहेगा, यह द्वितीय अनुसूची में कहा गया है। तीसरी अनुसूची है आपकी, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो दोस्तों, तृतीय अनुसूची में हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा जो पद ग्रहण करते हैं, जब वह उस समय जो शपथ ग्रहण करते हैं, उस शपथ का उल्लेख है तृतीय अनुसूची में है। चौथी अनुसूची है आपकी, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में विभिन्न जितने भी 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा करा गया है कि किस राज्य में और किस केंद्र शासित प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, यह निश्चित किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। दोस्तों, पांचवी अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है। छठवीं अनुसूची है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अर्थात छठवीं अनुसूची में जितने भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में जनजाति क्षेत्र हैं, उन सभी के प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां अथवा सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें पहले तो बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच किसके पास कितनी शक्तियां हैं, और इसी अनुसूची में बताया गया है कि राज्य सरकार कितना कर लेगी अथवा कितना जनता से कर वसूलेगी और केंद्र सरकार कितना कर वसूलेगी। और इसी अनुसूची यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहले संघ सूची क्या है। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दोस्तों, संघ सूची में जो भी कानून बनाएगी वह केंद्र सरकार ही बनाएगी। और संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, कितने विषय हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे। संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 अथवा 100 से भी ज़्यादा विषय इसमें प्रविष्ट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, संघ सूची में केंद्र सरकार ही कानून बनाती है और संविधान लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 अथवा इससे ज़्यादा भी विषय हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची। इस सूची में दिया गया विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। दोस्तों, राज्य सूची में राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। दोस्तों, राज्य सूची में कुछ विषय हैं, केंद्र सूची में भी कुछ विषय हैं और समवर्ती सूची में भी कुछ विषय हैं जो कि जनता के हित के लिए वह विषय दिए गए हैं। तो इन तीनों यह जो सूचियां हैं, इन तीनों पर सरकारें इन सूचियों में जो दिए गए विषय हैं उन पर कानून बनाती है जनता के हित के लिए। मान लीजिए राज्य सरकार किसी कानून को बना रही है, ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए राज्य सूची के जो विषय हैं उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अगर वह राष्ट्र के हित में है तो। ठीक है दोस्तों, तो यही बात कही है, राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय यानी कम हो चुके हैं। तो दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तब राज्य सूची में 66 विषय थे और इस समय वर्तमान में 61 विषय हैं। तीसरी सूची है दोस्तों समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी समवर्ती सूची की हम बात करेंगे तो दोनों ही सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें क्या है, इस पर कानून बना सकती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई एक विषय है जिस पर राज्य सरकार अपना कानून बना रही है और केंद्र सरकार अपना कानून बना रही है, तो दोस्तों अंतरिम रूप से अगर किसी का जो कानून मान्य होगा वह केंद्र सरकार का ही होगा, न कि राज्य सरकार का। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाएगी समवर्ती सूची में, तुरंत जो भी राज्य सरकार उस पर जो कानून बना होगा राज्य सरकार का, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था उस समय 47 विषय थे और अब 52 विषय हैं। अब यहाँ पर एक नोट है, समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। दोस्तों, यह नोट को आप अपडेट कर लेंगे, अपडेट के साथ ही आप इस नोट को हटा भी देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू और कश्मीर, ठीक है दोस्तों, अपने अपने केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, इसलिए इस सूची की अब आपको इस नोट की आवश्यकता नहीं है। अब आती है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, 8वीं सूची के अंतर्गत जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। जिस समय संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं थीं। तो फिर बाद में ये 22 भाषाएं कैसे हुई? तो ये जो 8 भाषाएं बाद में जुड़ी हैं, कैसे कैसे किसी संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कैसे? तो देखिए 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके पश्चात 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को स्थान दिया गया। ठीक है, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो इस तरह से दोस्तों 3 संविधान संशोधन के द्वारा
अलग अलग समय पर ये तीनों ही संशोधन किए गए और 8 भाषाओं को जोड़ा गया। तो संविधान के मूल रूप से 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और बाद में 3 संविधान संशोधन किए गए और उनके द्वारा 8 भाषाएं और ऐड की गई, जिसके कारण अब 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। दोस्तों, यदि हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थीं हैं, और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? 12। तो हमने 8 अनुसूचियां पढ़ ली। जो 4 अनुसूचियां हैं ये बाद में जोड़ी गई थी संविधान में। तो आइए उन अनुसूचियों को भी देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थीं, लेकिन 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, जिनमें पहली अनुसूची थी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची संविधान में यह अनुसूची जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समाप्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों, क्या है कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें राज्य के लगभग नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है, और इस अनुसूची में जो भी विषय शामिल हैं उन विषयों को हम क्या करेंगे? न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब नोट करके कुछ बात कहना चाह रहे हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, पीछे हमने अभी पढ़ा था कि 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं हम उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन नोट कुछ विशेष बात यह बता रहा है कि अभी तक तो मान्यता थी कि न्यायालय में हम इसके विषय को चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है, तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। तो दोस्तों, यदि 9वीं अनुसूची में कोई भी ऐसा अधिनियम लाया जाता है जिससे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? 9वीं अनुसूची के उस विषय को न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा भी करेगा। अब आइए 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची है आपकी, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। दोस्तों, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों, दल बदल कानून का उल्लेख किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची है, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों, यह 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, हमारे जो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं तो 11वीं अनुसूची में जो भी विषय हैं या फिर किसी भी अनुसूची में क्या विषय दिया गया है यही पूछा जाता है। तो 11वीं अनुसूची में जैसे प्रश्न पूछता है 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो हम कहेंगे पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यह प्रश्न पैट में भी अभी इस बार पूछा गया था कि कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। और जूनियर एडेड टीचर भर्ती का जो एग्जाम हुआ था उसमें जीके के क्वेश्चन में भी यह पूछा गया था कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और यह भी प्रश्न आता है कि 11वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची है, यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, जो 12वीं अनुसूची है यह 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम्स में आता है।
कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा किस सन में जोड़ी गई और किस अनुसूची में क्या संबंधित विषय है। तो दोस्तों नगर पंचायत कहिए अथवा शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था कहिए, दोनों एक ही बात है। तो नगर पंचायतों को 12वीं अनुसूची द्वारा या शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था को 12वीं अनुसूची द्वारा 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी वर्तमान में संविधान में स्थित 12 अनुसूचियां। अब हम देशी रियासतों का भारत में विलय, दोस्तों इस विषय को देख लेते हैं। यह भी हमारे संविधान में पूछा जाता है। देशी रियासतों का भारत में विलय। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो रियासत मंत्रालय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पॉइंट है जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर। दोस्तों जो देशी रियासत थी तो बहुत सी जो भी अवशेष रियासत थी वो सभी रियासतों को तो हमने अपने उसमें देश में सम्मिलित कर लिया, लेकिन कुछ रियासत थी जो सम्मिलित नहीं होना चाह रही थी। तो उन रियासतों को हमने किस तरह से अपने राज्यों के संघ में सम्मिलित किया? तो देखिए जो जूनागढ़ रियासत थी उस रियासत को हमने जनमत संग्रह के आधार पर, अर्थात वहाँ पे मतदान कराया गया और मतदान के साथ ही वहाँ के लोगों ने यह निश्चय किया कि हम लोग भारत के राज्यों में अथवा राज्य के संघ में, जो राज्यों का संघ भारत है उसमें हम सम्मिलित होना चाहते हैं। तो इस तरह से जूनागढ़ की रियासत को भारत के राज्यों के संघ में क्या कर दिया? मिला दिया गया। फिर आता है दोस्तों हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने भी ठान लिया था कि हम भारत में सम्मिलित नहीं होंगे। तब क्या किया गया? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से क्या किया? भारत में मिला लिया। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। दोस्तों जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वहाँ के राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके और भारत में विलय होने का निर्णय लिया। तो ये थी दोस्तों भारत में रियासतों का विलय। अब आइए देखिए दोस्तों संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। और संविधान में भाग भी पूछे जाते हैं कि कितने भाग हैं। तो दोस्तों हमारे संविधान में 22 भाग हैं। तो आइए एक एक भाग का हम सूक्ष्म रूप में अभी अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात आगे की क्लासों में हम एक एक भाग का एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहला भाग है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो पहले भाग में क्या विषय दिया है? संघ यानी भारत जो है राज्यों का संघ है और उन राज्यों का कितना क्षेत्रफल है इसका व्याख्यान किया गया है। किसमें? पहले भाग में। तो पहले भाग का जो दायरा है वह अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। दोस्तों भारत की नागरिकता हम किस तरह से ले सकते हैं, यह सभी चर्चा जो है भाग 2 में की गई है। और भाग 2 का दायरा जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 है दोस्तों मौलिक अधिकार। हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, ये सब हम विस्तार से आगे में क्लासों में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी सूक्ष्म रूप से अगर समझें तो पहले हमारे मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से अब 6 रह गए हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वह हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वह कानून के दायरे में आ चुका है, इसलिए वह कानूनी अधिकार हो चुका है। तो मौलिक अधिकारों का जो विषय क्षेत्र है दोस्तों, दायरा है वह अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड के संविधान से लिए थे, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो देखो भाग 4 में हम क्या अध्ययन करेंगे? नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 4 का जो दायरा है 36 से 51 तक का है। भाग 4 क अथवा 4A। तो भाग 4 क है, उसमें क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमने रूस के अथवा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए थे। भाग 4 का जो 4 क का दायरा जो है वह अनुच्छेद 51 क है। ठीक है दोस्तों,
अनुच्छेद 51 क में सभी मूल कर्तव्यों की बात की गई है। अब आता है भाग 5। भाग 5 है दोस्तों, भाग 5 में संघ का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 5 का जो दायरा है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक का वर्णन है। संघ के अंतर्गत जो दोस्तों जो केंद्र में मंत्री हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सभी की चर्चा की गई है। भाग 6, भाग 6 में दोस्तों राज्यों के जैसे मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी की चर्चा की गई है भाग 6 में। और भाग 6 का दायरा है 152 अनुच्छेद से लेके 237 अनुच्छेद तक। अब आ जाता है भाग 7। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। ठीक है दोस्तों, तो पहली अनुसूची में जो भी राज्य दिए गए हैं उनके भाग ख के जो राज्य हैं उनकी चर्चा की गई है। और भाग जो 7 है इसका जो दायरा है अनुच्छेद 338। ठीक है दोस्तों, 338 है। अब आ जाता है भाग 8। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, और भाग 8 का जो दायरा है अनुच्छेद 239 से 249 तक है अनुच्छेद हैं। अब आ जाता है भाग 9। भाग 9 में पंचायती राज्यों का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, भाग 9 में पंचायती राज्यों का वर्णन है। और भाग 9 का जो दायरा है अनुच्छेद 243 से 243 क से ण तक। ठीक है दोस्तों, 243 और 243 क से ण तक। अब आ जाता है भाग 11, माफ कीजिएगा भाग 9। भाग 9 क, तो भाग 9 क में दोस्तों नगर पालिकाओं का वर्णन है। ठीक है, और भाग 9 क का जो दायरा है वह अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 छ तक, अनुच्छेद 243 त से लेके अनुच्छेद 243 छ तक नगर पालिकाओं का वर्णन है। अब आ जाता है भाग 9 ख। भाग 9 ख में दोस्तों सहकारी समितियों का वर्णन है। किनका? सहकारी समितियों का वर्णन। भाग 9 ख का जो दायरा है अनुच्छेद 243 ज से लेकर के, ठीक है, अनुच्छेद 243 ज से लेकर के और अनुच्छेद 243 न तक का वर्णन है। किसमें? आपके भाग 9 ख में। अब आ जाता है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन आपको भाग 10 में मिल जाएगा। और भाग 10 का जो दायरा है अनुच्छेद 244 से लेके 244 क तक। अब आ जाता है भाग 11। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, यह भाग 11 का जो दायरा है वह अनुच्छेद 245 से लेकर के और 263 तक। फिर आ जाता है भाग 12। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। ठीक है, इन सभी विषयों का वर्णन है। भाग 12 का जो विषय दायरा है वह अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 का तक है। इसी तरह भाग 13 है, इसमें जो विषय है वह है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। ठीक है, भाग 13 का जो दायरा है अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक। फिर आ जाता है आपका भाग 14। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, इनका वर्णन है। इसका जो दायरा है अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। फिर आ जाता है भाग 14 का। भाग 14 का में अधिकरण विषय का वर्णन है। भाग 14 का जो दायरा है अनुच्छेद 323 से लेकर के अनुच्छेद 323 क से लेके अनुच्छेद 323 ख तक। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाता है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन प्रणाली का वर्णन है। ठीक है, और भाग 15 का जो दायरा है अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। फिर आ जाता है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, और भाग 16 का जो दायरा है अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक। फिर आ जाता है दोस्तों भाग 21। भाग 21 में माफ कीजिएगा भाग 17। भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है। ठीक है, और भाग 17 का जो दायरा है अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक।
फिर आ जाता है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन है, आपातकाल की क्या सीमाएं रहेंगी, क्या नियम हैं, तो ये सब किसमें है दोस्तों, भाग 18 में है। भाग 18 का जो सीमित क्षेत्र है वह आपका अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। फिर आ जाता है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्ण का वर्णन है। भाग 19 का जो सीमित क्षेत्र है वह अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। फिर आ जाता है भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन, ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। भाग 20 में किसका वर्णन है, तो संविधान संशोधन का वर्णन है, जो कि जिसका वैसे सीमित क्षेत्र है अनुच्छेद 368। ठीक है। फिर आता है भाग 21। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है। भाग 21 में का जो सीमित क्षेत्र है वह अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक है। और अंतिम भाग है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम प्रारंभ, यानी उत्तर प्रदेश को उ, फिर एक गोला टाइप का लगाते हैं, फिर प्र लिख देते हैं, फिर गोला टाइप का लगाते हैं, इस टाइप के नाम का प्रारंभ, और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसका वर्णन है। तो दोस्तों आपने देखा संविधान के भाग और अनुसूचियाँ, बहुत ही हमने विस्तार से दोस्तों अध्ययन किया। जो भी मुख्य पॉइंट होंगे और इसकी प्रश्नमाला भी हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप हम लोगों को कमेंट करके अवश्य बताइए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।